हो गया। वही पीछे हला मत करिएगा। देखिए देखिएगा बाबू, जस्ट पिछला दिन हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, आयन के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, हुंड के नियम के बारे में। याद है आप लोग को? ठीक है, ये सारा चीज हम लोग बारीकी से पढ़ लिए थे। और ये भी पढ़ लिए थे कि आयन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसको केटायन और एनायन कहा जाता है। याद है आप लोग को? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, यह भी हम लोग पढ़ लिए थे बारीकी से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जब परमाणु का खोज हो गया तब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिट कहाँ होता है, ऑर्बिटल कहाँ होता है, सबसेल कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा बारीकी से जब रिसर्च कर लिया गया तो ध्यान दीजिएगा, डाल्टन पहले बोला था परमाणु के बारे में कि परमाणु जो होता है वो कभी भी किसी चीज से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन बाद में पता चला बाबू कि परमाणु रिएक्शन में भाग ले सकता है। बिना परमाणु के भाग लिए रिएक्शन बन में नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो परमाणु से ही बनता है, एटम से ही मिलकर के बना होता है। बिना एटम के रिएक्शन संभव नहीं है। और डाल्टन को जो बोल दिया था कि एटम दुनिया या ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल है, यह रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि इसको हम दिख ही नहीं सकते हैं। बाद में चला कि रिएक्शन बनाने के लिए सबसे मेन जो चीज चाहिए वो एटम ही है, बिना एटम के रिएक्शन बन भी नहीं करेगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, यह बात है 1774 की, 1774 की। कब की बाबू? 1774 की बात है, जब परमाणु का रिसर्च खूब बढ़िया से देखिए, परमाणु के रिसर्च से पहले न तो के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी था लोगों। तो 1774 ईस्वी में दो गो फेमस साइंटिस्ट था, जिस साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन और दूसरा का नाम था लेवोइजर, जिसको आप लोग केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं। क्या सर? एगो डाल्टन है, दूसरे क्या है सर? लेवोइजर है। ये दोनों मिल करके ना कि जब परमाणु, एगो परमाणु किसी दूसरा परमाणु से रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, तीसरा पदार्थ बनाता है, कौन कौन सा शर्त है, क्या बनेगा, क्या बनाने के लिए कौन कौन सा पदार्थ लेना चाहिए, कितने मात्रा में लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किस अनुपात में लेना चाहिए, इसको ले करके इन दोनों ने एक लॉ बनाया, जिस लॉ का नाम रखा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। मतलब ना समझ में आया? रासायनिक संयोग का नियम मतलब हो गया बाबू, जितना केमिकल है, केमिकल का मतलब एटम हो गया, एलिमेंट हो गया, आयन हो गया, मोलिक्यूल हो गया, ये सारे एटम जो होते हैं किसी दूसरे एटम से या किसी दूसरे मोलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं, तो किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक ना? तो इस ये दोनों के आपस में संयोग करके, संयोग मतलब होता है कॉम्बिनेशन करके, जुड़ करके कोई तीसरा पदार्थ बनता है। तो इस प्रक्रिया का नाम सबसे पहले रखा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने साइंटिस्ट ने बनाया था? वो दो साइंटिस्टों ने, शुरू के दौर में डाल्टन और लेबोइजर। बाद में में बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, लेकिन शुरू में कौन साइंटिस्ट था? लोग डाल्टन और लेबोइजर। ये लॉ कब बनाया गया था? 1774 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसमें क्या बोला गया था? डाल्टन बोला था कि परमाणु कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन बाद में खुद ही स्वीकार कर लिया ना, परमाणु रिएक्शन में भाग लेगा, क्योंकि बिना परमाणु के रिएक्शन में भाग ले किसी भी नए पदार्थ निर्माण नहीं होगा। रिएक्शन संभव ही नहीं हो पाएगा यदि परमाणु रिएक्शन में ना आए, तो परमाणु ही रिएक्शन करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसीलिए जब दो दो को परमाणु माने एटम आपस में मिलता है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है मिलता है, तो मिलने के बाद से जो पदार्थ का निर्माण करता है वो पदार्थ कैसे बनता है, कितना मात्रा में बनता है, क्या बनता है, कितना अनुपात में इसको हम लेंगे। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और तीसरा पदार्थ को निर्माण करते हैं, तो बाबू इस पदार्थ को आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं, हम रिएक्टेंट कहेंगे। कुछ कहेंगे रिएक्टेंट, हिंदी में प्रतिकारक बोलते हैं। कुछ बोलते हैं प्रतिकारक। ये जो बनता है एक हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे सर? प्रोडक्ट। इसको प्रतिफल पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज बनता है या किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है, ओकरा हम कुछ बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। और जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतिकारक कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। यह वही पदार्थ है जिससे मिलकर के प्रोडक्ट बनता है। याद रहेगा? ठीक है, तो बाबू प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट चाहिए। कौन चाहिए? ये रिएक्टेंट जो होते हैं अकेले भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, ये दोनों अकेले रहे, चाहे दो रहे, चाहे दो से ज्यादा रहे, होता है तो परमाणु अणु आयन ही होता है। कौन सी होता है? बोलिए एक बार। परमाणु अणु आयन ही होता है।
इसके मिलने से किसी तीसरा पदार्थ निर्माण होता है। तो जब दो परमाणु या अणु या आयन आपस में मिलते हैं, जैसे आयन ले लीजिए, आपस में मिलते हैं तो तीसरा पदार्थ क्या बनता है भाई, कितना मात्रा में लेंगे, कैसे लेंगे, ये बनेगा तो क्या बनेगा, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, कहाँ से लेंगे, ये सारा डाटा जो तैयार किया गया जिस लॉ में बताया गया, इसका नाम रखा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बाबू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 1744 में बनाया गया था। इसके अंतर्गत पांच गो हम रूल लॉ पढ़ेंगे। तो लॉ पांच गो, पहले वाले का नाम देखिएगा मास कंजर्वेशन लॉ, क्या नाम है सर, मास कंजर्वेशन लॉ। दूसरे का नाम है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल लॉ। जब एक और हम पढ़ाएंगे तो विश्वास बताएंगे है क्या, पहले नाम जानिए। एक बोर्ड में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है, तो ये पांच को याद रखना पड़ेगा। एगो आपको ना बनावटी डाल देगा, तो याद रखिएगा, पांचों का नाम याद रखना पड़ेगा। पहला का नाम क्या बताइए, मास कंजर्वेशन लॉ। दूसरा का नाम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल। तीसरा का नाम क्या है बताइए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। चौथा का नाम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। और पांचों का नाम वॉल्यूम कंबाइन लॉ। याद रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एकदम पारा पारी से एक को बढ़िया से पढ़ते हैं। पहला देखिएगा, इसका नाम है बाबू मास कंजर्वेशन लॉ। क्या नाम है बोलिए, हाँ मास कंजर्वेशन लॉ। आइए इसको हम लोग शुरू से पढ़े। बताइए केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ किसने दिया था, डाल्टन और लेवेजर ने दिया था। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कब दिया था, हाँ याद रखिएगा, मास कंजर्व। इस नियम में क्या बोला गया था, इस नियम में बोला गया था जब दो को परमाणु अणु या आयन आपस में विक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, कितना मात्रा में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कितना मात्रा में रिएक्टेंट को लिया जाएगा तो प्रोडक्ट इतना मात्रा में बनेगा। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका नाम क्या रखा गया, रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक वाले केमिकल है, केमिकल तो अणु परमाणु और आयन, संयोग मतलब मिलना, नियम ने एक विचार कि मिल के क्या बनाएगा, समझ में आ रहा है, इसलिए का नाम क्या रखा गया, रासायनिक संयोग का नियम। तो हम पहला पढ़ेंगे मास कंजर्वेशन लॉ या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एक हम बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए एक के शॉर्टकट में लिखे हैं मास कंजर्वेशन लॉ। इसमें क्या बोला गया बाबू ध्यान दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल एक ड्रू करते हैं उसके बाद मास कंजर्वेशन लॉ समझ में आ जाएगा। पहले समझिए, इसमें एग्जाम्पल हम ज्यादा बनाने वाले हैं इसलिए हम इधर से बना देते हैं। चलिए इधर देखिए बाबू, एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मास कंजर्वेशन लॉ किसे कहा जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, देखिएगा एक ले लीजिए Ca प्लस में CO3 एरो मार्क CaCO3। देखिएगा जब कैल्शियम को कार्बोनेट से रिएक्शन कराइएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट। आप जानते हैं इसको हम रिएक्टेंट पढ़ते हैं बाबू, क्या पढ़ेंगे, रिएक्टेंट मतलब प्रतिकारक। इसको क्या पढ़िएगा, प्रोडक्ट पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के किसी तीसरा पदार्थ का जन्म देता है उसका प्रतिफल कहा जाता है। कौन सी बोलते हैं, इंग्लिश में कौन सी बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर हम ये कह दें, अच्छा ही बताइए, कैल्शियम और कार्बोनेट जब ये आपस में मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट। और बताइए जब कैल्शियम और कार्बोनेट आपस में मिला है तो जितना मात्रा में मिला है क्या उतने मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा। जैसे मान लेते हैं 10 ग्राम लिए, 20 ग्राम लिए, तो टोटल 30 ग्राम हो गया ना। और 30 ग्राम से क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो क्या 30 ग्राम रहेगा या कम भी हो जाएगा, ज्यादा भी होगा, बेसी भी होगा कि कम हो जाएगा। इसके बारे में सबसे पहले लेवोइजर ने नियम देता है जिसका नाम क्या रखा जाता है, मास कंजर्वेशन लॉ रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है सर, मास कंजर्वेशन लॉ रखा जाता है। इस नियम में बोला जाता है कि कोई भी दो पदार्थ जब आपस में रिएक्शन करता है और तीसरा का जो पदार्थ बनाता है ना, तो जितना इसका मास होता है ना, जितना रिएक्टेंट का मास होता है प्रोडक्ट बनने के बाद उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। याद रहेगा, मतलब कि मास के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना रिएक्टेंट का मास उतना है प्रोडक्ट का मास। ना तो यहाँ पर मास का निर्माण हो रहा है, निर्माण का मतलब मान लेते हैं 30 ग्राम था 40 ग्राम हो गया और ही बढ़ गया, निर्माण हुआ ना। विनाश का मतलब होता है कि 30 ग्राम था क्या 20 ग्राम हो गया, नहीं। ऐसा उनका मानना था, लेवोइजर था कि कोई भी रिएक्शन होता है ना तो जितना रिएक्टेंट लीजिएगा प्रोडक्ट बनने के बाद उतने ही रहेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अरे समझ में, मतलब मास का ना तो निर्माण होगा और नहीं विनाश होगा। निर्माण होने का मतलब 30 ग्राम है तो 40 ग्राम नहीं हो जाएगा, 50 ग्राम नहीं हो जाएगा, 30 ग्राम है तो 30 ग्राम रहेगा। और विनाश का मतलब 30 ग्राम है तो 20 ग्राम नहीं हो जाएगा, 10 ग्राम नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो इसी को बोला गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक ऐसा नियम जिसमें द्रव्यमान को सुरक्षित बचा के रखा गया हो, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, रिएक्शन करने पर इसका द्रव्यमान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है,
है, तो ऐसे नियम को क्या बोला गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आइए थोड़ा हम लोग रिएक्टेंट का हम लोग निकालते हैं मास, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लिख देंगे हियर, हियर मतलब अब यहाँ से लिखने जा रहे हैं मास, मास ऑफ सी ए माने कैल्शियम। बताइए नहीं पर कितना होता है? 40 होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर CaCO3 है, तो यहाँ से लिखेंगे, सब लोग समझेंगे, बढ़िया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मास ऑफ क्या है बोलिए ना? CO3। कैल्शियम एगो एगो है कार्बन, एगो 3 ऑक्सीजन है ना, तो कार्बन को बताइए परमाणु भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 16, 16 48। एगो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48, तो जोड़िए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि 70 हो जाएगा? 8 10 के 0, 4 5 100, 60 हो गया ना बाबू। ये टोटल रिएक्टेंट क्या बनल है? Ca + CO3 ना, तो इसीलिए हम ना टोटल क्या निकाल दें? टोटल मास ऑफ क्या? रिएक्टेंट। अब तो ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ? 40E और 60E, तो 40 + 60 कितना हो गया बाबू? 100 हो गया। कितना हो गया? 100। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं एंड। अब चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट का निकालें। किसका? ये किसका निकाले हैं? रिएक्टेंट का। अब क्या निकाल देते हैं? प्रोडक्ट का। यहाँ से निकाल देते हैं, देखिएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। याद रहेगा, जब भी आप इस रूल के हिसाब से बनाइएगा मास कंजर्वेशन लॉ, तो रिएक्शन को बैलेंस करके बनाइएगा। बैलेंस समझ में आता है ना? संतुलित करना, ठीक है, 10th में आप लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो कैसे बनाएंगे सर? Ca का कितना हो जाएगा बताइए ना सर? 40। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 48, जोड़िए कितना हो जाएगा सर? 100। अब हम ये बता दीजिए, जितना रिएक्टेंट का मास आया है, क्या उतना ही प्रोडक्ट मास आया है? हाँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो रिएक्टेंट जितना होता है ना बाबू, उतने प्रोडक्ट होता है, उसके मास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम का नाम रखा गया मास कंजर्वेशन लॉ। कौन सी नाम रखा गया? अब आपके दिमाग में आएगा, क्या ये नियम हमेशा के लिए सही था? बिल्कुल नहीं, ये नियम को बाद में गलती ठहरा दिया गया। जैसे मान लीजिए कि आप एक हथई चावल ले लिए, कितना हटाई बाबू? एक हटाई चावल लेकर के पानी से मिला करके डबका उपा दीजिए, रिएक्शन करके भात बन गया, तो देखिएगा वह एक हटाई भात नहीं बनेगा, वह एक हटाई से ज्यादा ओकर आयतन बढ़ जाएगा। उसका आयतन बढ़ने के साथ साथ उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका 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 जो मास होता है वह मास भी बढ़ जाएगा। याद रहेगा। तो यह किस आधार पर बोल दिया गया कि ये जो होता है मास का जो होता है कभी भी निर्माण और विनाश नहीं होता है। वही आप ऐसे ले लीजिए, चाना ले लीजिए, चाना को आप भूज दीजिएगा तो उसका देखिएगा वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम कुछ होता है? बढ़ जाता है, उसके मास में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए देखिएगा मास कंजर्वेशन लोगों को कर दिया गया, छोड़ दिया गया। याद रहेगा, ठीक है बाबू। आगे देखिएगा, थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे नाउ मतलब, अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, बोलिए क्या लिखे? मास ऑफ प्रोडक्ट। अब बताइए, यहाँ पर रिएक्टेंट का जो मास है वह प्रोडक्ट के मास के बराबर आ गया। कौन रिएक्शन इस नियम का पालन नहीं करता है, उस हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये बताइए पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा रिएक्शन मास कंजर्वेशन लॉ का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है? तो बाबू जो दिया रहेगा चटपट यूनियन निकाल लीजिएगा। Ca का 40, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए 60, तो 60 है 40, 100 आयतन निकाल लीजिए, कर कितना हो गया? 100। यूनिट चेक कर लीजिए, दोनों बराबर हो गया, तो लिख दीजिएगा हाँ ये मास कंजर्वेशन लॉ का सिद्धांत का पालन करता है। अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर नहीं आया तो लिख दीजिएगा या नहीं करता है, क्योंकि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है? बताइए है रिएक्शन इस नियम का पालन करता है? हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से लिखेंगे दिस लॉ। क्या लिखेंगे बाबू? दिस लॉ मतलब यह नियम ओबे मतलब पालन करता है। बड़ा 10th क्लास में आप लोग एक ट्रांसलेशन पढ़ते थे, हमें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओबे मतलब पालन। तो देखिएगा दिस लॉ ओबेज मास कंजर्वेशन लॉ। यहाँ से लिख देते हैं मास कंजर्वेशन लॉ, या हाँ लिख सकते हैं मास कंजर्वेशन क्या लॉ। मतलब कि यह जो नियम है यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। याद रखिएगा, समझ में आएगी नहीं आया? ठीक है, आइए और एग्जाम्पल लेते हैं सर।
चलिए हम लोग जल को ले लेते हैं। आप जानते हैं सर, जल जो होता है ना, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु का आपस में मिलाने से बनता है। अब यह बनता है सर जी कौन सी, H2। बताइए क्या यह बैलेंस है? नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक गुणे है। तो ये ऑक्सीजन दो को बनाने के लिए हम यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे, 2 से। जैसे ही ऑक्सीजन में 2 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 गो हो गया, हाइड्रोजन को 4 गो। तो हाइड्रोजन 4 को लाने के लिए हमें फिर से 2 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब ये पूरा तरह से बैलेंस हो गया। टेंथ में नहीं पढ़े बैलेंस, तो ये पूरा क्या हो गया, बैलेंस। बाबू अब यह क्या रहा, ये क्या रहा, ये रिएक्टेंट रहा। आइए क्या हो गया सर, प्रोडक्ट हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट, इसको क्या पढ़ेंगे सर, प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अब चलिए हम थोड़ा मास निकाल लें। क्या निकाल लें, मास। तो लिख देंगे हियर, हियर मतलब बाबू यहाँ। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग रिएक्टेंट का मास निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं हियर मास ऑफ रिएक्टेंट। अब हम लोग शॉर्टकट में बनाएंगे, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है ना। तो कब हाइड्रोजन है, 2 गो, 2 गो, तो 2 हो जाएगा ना। तो आप लिखिएगा 1 गुना 2, ओकरा बावजूद भी यहाँ पर 2 से गुना है ना गुना। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा ना सुनिएगा, शॉर्टकट में बना दिए, ठीक है। अभी नेगरा भी तो जोड़ना है ना। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और 2 ऑक्सीजन, तो 16 दूना 32। तो बताइए ना, 4 गो और 32 गो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 प्लस के 32 बराबर बराबर बाबू 36। कितना, 36। आप जानते हैं जल का परमाणु भार 18 होता है, 18 दूना 36। तो यहाँ से लिख देंगे एंड, यहाँ से लिखने जा रहे हैं बाबू मास ऑफ, क्या लिख दे बोलिए, प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हम लोग द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो बताइए ना सर, यहाँ पर जल का परमाणु भार कितना होता है, हम लोग निकाल चुके हैं। जल का H2 है, तो हाइड्रोजन परमाणु भार 1, हाइड्रोजन 2 है तो 2, प्लस में ऑक्सीजन का वो है परमाणु भार कितना, 16। तो 16 2 18, 18 में 2 से गुना है, तो 18 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर जितना रिएक्टेंट का मास आया है क्या प्रोडक्ट के मास के बराबर है। इसका मतलब है कि यह जो रिएक्शन है यह मास कंजर्वेशन लॉ का पालन करता है कि नहीं करता है, करता है। तो लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे नाउ, नाउ मीन्स अब। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिखें मास ऑफ, बोलिए मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या लिख दे बाबू, मास ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट। ये नियम पालन करेगा, ये रिएक्शन पालन करेगा इस नियम का। हाँ, तो लिख देंगे, क्या लिखिएगा, दिस लॉ। यहाँ पर आपको लिखना है दिस लॉ ओबेज, ओबेज मतलब पालन करता है, ओबेज ऑफ, क्या लिख दें, मास कंजर्वेशन लो। याद रहेगा सर, यह नियम द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्यों करता है, क्योंकि रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर है। और यह नियम वही बोलता है कि जब रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है, मतलब ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और नहीं द्रव्यमान का विनाश होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। और बताइए ना, एक याद करने वाली बात है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसे कहिएगा, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें ये बताया गया हो कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का जो मास होता है उसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। बस ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल जाता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। यहाँ पर मास का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो यहाँ पर मास हर जगह सुरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए इस लॉ को मास कंजर्वेशन लॉ कहा जाता है। आएगा ढंग, ठीक है। एग्जाम्पल 3rd नंबर देखिएगा सर, अगर एक एग्जाम्पल हम ले लें, देखिएगा H प्लस के Cl, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। H प्लस में Cl, परिभाषा बनाने के लिए एग्जाम्पल पढ़ना बड़ा जरूरी है। परिभाषा रटिए वो अलग बात है, एग्जाम्पल लिख करके न्यूमेरिकल बेस पर परिभाषा या कहीं समझा है अलग। H प्लस Cl क्या हो जाएगा सर, HCl हो जाएगा। हमें ये बता दीजिए रिएक्टेंट कौन है, ये ना, तो हम लिख देते हैं R। ये क्या है सर, प्रोडक्ट है। अगर हम मास चेक करें किसका, रिएक्टेंट का, तो यहाँ से लिखेंगे बाबू हियर, हियर मतलब बाबू यहाँ, सीखिए बढ़िया से, यहाँ से लिख देंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, R मने रिएक्टेंट। बताइए सर, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, कितना हो जाएगा, 36.5, 36.5, ठीक है। अब क्या निकाले बोलिए, मास ऑफ कितना, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया सर,
36.5 हो गया, 36.5। अब बताइए ये दोनों मास बराबर आया कि नहीं आया? आया। तो यहाँ से हम लोग लिखने जा रहे हैं, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से नाउ, यहाँ से लिख देंगे नाउ। बताइए मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या लिख दें? मास ऑफ प्रोडक्ट। यह रिएक्शन मास कंजर्वेशन लॉ का पालन करता है कि नहीं करता है? करता है। तो यहाँ से लिख देंगे, क्या लिखें बोलिए? लिखें दिस लॉ ओबेज, ओबेज मतलब पालन करता है किसका? ऑफ, बोलिए, मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉ। इंग्लिश लिखते समय कहीं ऑफ छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग साइंस वाले हैं। चले ध्यान दीजिए, चौथा देखिएगा सर, आइए देखिएगा, हाँ पूछिए जो भी पूछना है। क्या चीज? हाँ, बिना बैलेंस के लिए बनाइएगा तो नहीं होगा, पहले ही तो बोला है बैलेंस करके बनाइएगा, तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास के बराबर होगा। हाँ, तो पूरा बराबर हो जाएगा तो मास कंजर्वेशन लॉ कहा जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए। हाँ बहुत सारा रिएक्शन है, वेट करिए, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, छठा चैप्टर, बर्दाश्त करिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मास कंजर्वेशन लॉ, बस अभी तक समझ में आए ना? ठीक है, आइए देखते हैं, बाबू ध्यान देना बोर्ड पर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोग का प्यारा सा एग्जाम्पल। 10वीं क्लास में आप लोग रिएक्शन स्टार्ट किए थे तो इसी बेचारा से स्टार्ट किए थे, C+O2 और एरो मार्क CO2, याद है? हाँ, एक रखा आप लोग कैसे भूल जाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए एक रखा हम क्या पढ़ते हैं? रिएक्टेंट, इसको क्या पढ़ेंगे सर? प्रोडक्ट बोलेंगे। अब इसका हम लोग मास निकाल लेते हैं, देखते हैं कि यह मास कंजर्वेशन लॉ का पालन करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखें? बोलिए बोलिए बोलिए, हियर। हियर मतलब अब यहाँ। अब चूंकि हमको दे के इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि अभी हम अपने तरीके से लिखे तो हर टॉपिक को हम अलग अलग चेंज कर देंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि 2 कॉपी करें। मास ऑफ रिएक्टेंट, बताइए कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, 32 का 12, 44। आगे देख लेते हैं, एंड यहाँ से लिख देते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। आइए बताइए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, बराबर में कितना? 44। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे नाउ, नाउ मीन्स अब। यहाँ से लिखिए मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या? मास ऑफ प्रोडक्ट, बराबर हुआ ना? जब बाबू बराबर हो गया तो बताइए यह जो रिएक्शन है यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है कि नहीं करता है? करता है। तो लिख देंगे दिस लॉ, क्या लिखेंगे बाबू? दिस लॉ ओबेज, ओबेज मतलब पालन करता है, ऑफ मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉ बनेगा। तो 4 गो हम बना दिए और 1 गो आप लोग के लिए याद रहेगा। चलिए 5वां आप लोग खुद से बनाइएगा। देखिएगा आप लोग का एस प्लस में O2, एरो मार्क बाबू, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, याद है? समझ में आया है? हो गया, ठीक है। तो जस्ट ही अभी हम लोग पढ़े हैं बाबू, देखिएगा, जिसका नाम था रासायनिक संयोग का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 गो नियम होता है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ लिए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा का लॉ का नाम है, देखिएगा, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपर्शन को हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे अक्षर समानुपात का नियम, अक्षर समानुपात का नियम। अब यह नियम क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए,
बाबू अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड को कई क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को आप प्राप्त करिएगा, आप कोयला को जला दीजिए, तो जब कोयला को जलाया जाता है तो कोयला के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे ब्लास्टिंग ऑफ कार्बन। कार्बन को जला करके हम कोयला प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कोयला कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का क्या कारण है? तो पहला ब्लास्टिंग ऑफ कार्बन, यानी कार्बन को जब जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दो तरीका से प्राप्त हो गया। तीसरा देखिएगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह एटमॉस्फेयर से भी प्राप्त कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब तो वायुमंडल में आप जानते हैं, वायुमंडल में तरह तरह की गैसें होती हैं, तो ये सारी गैसों में एक गैस भी होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ना एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर आप सारे जगहों से, इन तीनों जगहों से आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करिएगा तो इसका फॉर्मूला CO2 ही होगा। और जब CO2 होगा बाबू, तो में कार्बन और ऑक्सीजन का यदि आप अनुपात निकालें तो कार्बन का आप लोग जानते हैं इसमें परमाणु जो भार होता है, एटॉमिक वेट, वह होता है 12, यहाँ पर अनुपात निकालते हैं। ऑक्सीजन देखिएगा तो बाबू, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वह होता है 16। अच्छा कि 2 ऑक्सीजन है तो हम लिखेंगे 16 गुना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 अनुपात 16 दूना 32 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 4 के पहाड़ा में दोनों है, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अचर समानुपात का नियम क्या है? चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड को, आप कार्बन को जला करके कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करिए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके प्राप्त करिए, या चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को आप वायुमंडल से प्राप्त करिए, तीनों जगह से कहीं से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात होगा वह 3:8 ही होगा। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इसी नियम को, जिसमें किसी कंपाउंड को आप चाहे किसी भी जगह से, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करिए, लेकिन इसके रेशियो में या इसके परमाणु भार में कोई भी बदलाव नहीं होता हो, अचर रहता हो, कांस्टेंट रहता हो, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो एक ऐसा नियम जिसमें किसी कंपाउंड को चाहे आप किसी भी जगह से प्राप्त करें, लेकिन उसमें जो कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उसका परमाणु भार हमेशा अचर होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कहा जाता है। हिंदी में अगर पढ़ेंगे बाबू, अचर समानुपात का नियम। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, समान अनुपात, और अचर मतलब होता है नहीं बदलने वाला। तो चाहे ओकरा कि आप किसी भी क्षेत्र से प्राप्त करें, चाहे कार्बन को जला करके, या चाहे कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करके, या आप वायुमंडल से प्राप्त करें, कहीं से भी आप यदि प्राप्त करते हैं तो इसका अनुपात जो होता है समान होता है और वह अचर होता है, बदलेगा नहीं। ये ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप कार्बन को जला के प्राप्त करिए तो अनुपात दूसरा रह जाए, कार्बन और ऑक्सीजन को आप रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए तो अनुपात दूसरा रह जाए, आप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करिए तो इसका अनुपात दूसरा रह जाए। ऐसा नहीं होता है। हर जगह किसी भी जगह से आप यदि कार्बन डाइऑक्साइड को उठाते हैं तो उसका अनुपात 3:8 ही होता है। तो इस नियम को अचर समानुपात का नियम कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा नियम जिसमें किसी कंपाउंड को चाहे किसी भी जगह से लिया जाए, उसमें ये कंपाउंड जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, इन तत्वों का परमाणु भार हर जगह समान होता है, उसका परमाणु भार कभी भी बदलता नहीं है। तो इस नियम को अचर समानुपात का नियम कहा जाता है। जैसे दूसरा का एग्जांपल ले लीजिए सर जी। दूसरे एग्जांपल हम लोग लेते हैं जल, वाटर को हम लोग पढ़ेंगे H2O। अब जल हम ले लेते हैं, जल कई जगह से आप ले सकते हैं। जैसे इमेजिन कर लीजिए, जल जो होता है आप समुद्रों से ले लीजिए, समुद्र से, या हो सकता है जल आप जो है पोखरा से ले लीजिए, जिसको हम पॉन्ड बोलेंगे इंग्लिश में। हो सकता है जल जो होता है बाबू वह किसी भी जगह से ले लीजिए। जल जैसे मान लेते नाली का जल ले लीजिए, या मान लेते हैं आप जल जो होता है वो नदी का ले सकते हैं, रिवर का ले सकते हैं, या मान लेते हैं झील का ले लीजिए। कहीं से भी आप जल ले लेते हैं तो जल जब लीजिएगा तो उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। और जब H2O होगा तो में हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा बाबू, हाइड्रोजन का परमाणु भार आप जानते हैं 1 होता है, 2 को हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2 लिखेंगे, अनुपात निकालेंगे, और ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु भार 16 होता है, तो यह हो जाएगा 2:16। इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 2 है या 2 का पहाड़ा में 16 है, तो 2 से काटेंगे तो 1 बार में, 2 से काटेंगे तो 8 बार में। तो इसका अनुपात 1:8 हर जगह होगा, चाहे ओकरा आप समुद्र से लीजिए,
चाहे आप उसको तालाब से लीजिए, चाहे आप उसको नदियों से लीजिए। तो हम लोग क्या सीखे कि पानी को आप भिन्न भिन्न जगहों से ही क्यों ना लीजिए, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह हर जगह 1:8 ही आएगा। इसके अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस नियम को अचर समानुपात का नियम कहा जाएगा, जिसमें अनुपात जो होता है, चाहे पदार्थ जो होता है, चाहे कंपाउंड आप किसी भी जगह से लीजिए, उसमें जो तत्व का परमाणु भार होगा वह कभी भी नहीं बदलेगा। तो इसको लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। एक और एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, तीसरा आप ले लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड आप कितनी जगह से ले सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आप सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए। जैसे ही सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइएगा तो एक नया कंपाउंड बनकर तैयार होगा जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहेंगे। अच्छा, आप सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो आप ना एट एटमोस्फियर मतलब वायुमंडल से ले लीजिए। अब चाहे आप सल्फर को रिएक्शन करके प्राप्त करें और चाहे सल्फर को आप वायुमंडल से प्राप्त करें, सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात है हर जगह समान होगा, बदलेगा नहीं। जैसे सल्फर 16 16 गुना 32, परमाणु भार इसका 32 होता है। ऑक्सीजन को ले लीजिए, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 2, तो यहाँ पर कर देंगे 32 अनुपात 16 गुना 32, 32 12 में दोनों है तो यहाँ से लिख देंगे 1:1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे सल्फर डाइऑक्साइड को आप रिएक्शन करके लाइए, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड को आप वायुमंडल से लाइए, उसका अनुपात हमेशा 1:1 ही होगा, उसके अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस नियम को अचर समानुपात का नियम कहा जाएगा, जिसमें अनुपात हमेशा समान हो और उसके अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं हो। अचर माने नहीं बदले, अचर मतलब जो बदलता ही नहीं हो, जिसका अनुपात कभी भी ना बदले, चाहे आप किसी भी जगह से क्यों नहीं लीजिए, तो एक अचर समानुपात का नियम कहा जाएगा। तो एक ऐसा नियम जिसमें किसी कंपाउंड को चाहे आप किसी भी जगह से लीजिए, यह जिन तत्वों से या परमाणु से मिलकर बना हुआ होगा उसका परमाणु भार हर जगह समान होगा, इसके परमाणु भार में या अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस नियम को अचर समानुपात का नियम कहा जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देखिएगा, हम ले लेते हैं बाबू अमोनिया NH3, इसको हम लोग अमोनिया पढ़ेंगे। अमोनिया, अमोनिया का आप कई जगह ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करके अमोनिया बना सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन, जब 2 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर जैसे रिएक्शन करिएगा तो यहाँ पर बनेगा बाबू NH3। NH3 का मतलब होता है अमोनिया, अमोनिया बन गया। अच्छा, आगे देख लीजिएगा, अमोनिया एक गैस है जिसको आप वायुमंडल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख देते हैं एट एटमोस्फियर, एटमोस्फियर वायुमंडल से। तो चाहे आप अमोनिया को रिएक्शन करके लाइए और चाहे आप अमोनिया को वायुमंडल से प्राप्त करिए, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है हर जगह समान होगा। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, अनुपात निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 का, हाइड्रोजन 3 है, तो हम लिख देंगे 1 गुना 3, यहाँ से हो जाएगा 14:3। तो बाबू यहाँ पर अमोनिया को चाहे आप रिएक्शन करके लाइए, चाहे अमोनिया को आप वायुमंडल से लेके आइए, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 ही होगा, इसके अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे आप इसको किसी भी जगह से लेके आइए। तो ऐसे नियम को जिसमें इसका अनुपात हर जगह समान रहता है, इसके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बदलता नहीं है, तो एक अचर समानुपात का नियम कहा जाता है, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा, अगर हम ले लें बाबू NO2, NO2 का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना बाबू, आप 2 तरीका से इसको आप ले सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए, जैसे नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन करा दीजिए, तो जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा ये बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहिए चाहे नाइट्रस ऑक्साइड कहिए, ये बन गया। अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है आप वायुमंडल से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जहरीली गैस है, इसको आप वायुमंडल से प्राप्त कर सकते हैं। कम से यहाँ पे लिख देंगे एट एटमोस्फियर। आप इसको वायुमंडल से भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप एक रिएक्शन करके बनाइए, चाहे आप इसको वायुमंडल से लीजिए। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है हर जगह समान होगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है बाबू 14 और ऑक्सीजन का परमाणु होता है 16 और 2 ऑक्सीजन तो 16 गुना 2, यहाँ पर लिख देंगे 14:16 गुना 32 और छोटा कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 14:16 गुना 32। ये देखिएगा 2 का पारा में है तो 2 से काटिएगा तो 7 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 16 हो जाएगा। मतलब कि आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को
को आप दुनिया के किसी भी जगह से लीजिए, उसका अनुपात जो होता है 7:16 ही होगा, उसके अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो एक ऐसा नियम जो यह बताता है कि किसी भी कंपाउंड को किसी भी जगह से आप लीजिए, उसका अनुपात हमेशा वही होगा, चाहे आप दुनिया को कराए किसी भी जगह से लीजिए। तो एक अचर समानुपात का नियम कहा जाएगा। हो गया, ठीक है। देखिएगा बाबू, अभी हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, रासायनिक संयोग के नियम में 5 नियम होता है, और 5 नियम में हम लोग जस्ट अभी 2 नियम पढ़े हैं। तीसरा का जो लॉ है उसका नाम है, थर्ड लॉ का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत भी आई है। सारे 5 लॉ में ये लॉ ना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इससे आपके ना ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएंगे, और ये 2 नंबर के लिए आपके बोर्ड के लिए भी आई हुई है, तो इसलिए खूब बढ़िया से समझिएगा। इसको हिंदी में पढ़ते हैं गुणित समानुपात का नियम। गुणित समानुपात का नियम। अब ये गुणित समानुपात का नियम किसे कहा जाता है, इसको जानने से पहले हम पहले एग्जांपल समझते हैं। जब एग्जांपल हम समझ लेंगे तो उसी एग्जांपल से इसका परिभाषा बना लेंगे। आइए थोड़ी एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल फर्स्ट देखिए बाबू, देखिएगा, हाइड्रोजन को ले लीजिए और एक ऑक्सीजन को ले लीजिए। हाइड्रोजन और दूसरा हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। जब बाबू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराया जाएगा तो यह 2 प्रकार के कंपाउंड बनाता है। कौन कौन, तो थोड़ा ध्यान देना है। 2 प्रकार के कंपाउंड बनाएगा। एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं वाटर, इसका फॉर्मूला हो जाता है H2O। और एक फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है बाबू H2O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो 2 प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। एक का नाम है वाटर और दूसरा का नाम है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। बाबू हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O2 हो गया इसका फॉर्मूला, और वाटर का फॉर्मूला जो होता है वह H2O हो गया, H2O। यहाँ पर जब इसका हम लोग परमाणु भार निकालते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु भार आप जानते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2 हो गया, अनुपात ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है बाबू वह 16 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 अनुपात 16 हो गया। जब इसका अनुपात हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर 2 का पारा में 2 भी है, 2 का पारा में 16 भी है, तो 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 1:8 आ गया। वही चलते हम लोग हाइड्रोजन डाइऑक्साइड में थोड़ा देख लेते हैं। बाबू हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो हाइड्रोजन 2 है तो 1 गुना यहाँ पर 2 लिख लेते हैं अनुपात। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो 16 गुना 2 हो जाएगा। जब इसका अनुपात निकला है तो 2 में से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 1:16 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराया जा रहा है तो 2 प्रकार के कंपाउंड बन रहा है जिसको वाटर और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है। यहाँ पर जो वाटर का फॉर्मूला है H2O है और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2 है। इसका अनुपात 1:8 आया है और इसका जो अनुपात आया है 1:16 आया है। अब थोड़ा हम लोग को ये देखना है कि दोनों कंपाउंड में कौन सा एटम है जो सेम है। यहाँ देखिए H2 है, यहाँ भी H2 है, तो इसका परमाणु भार 1 आया है, इसका भी परमाणु भार 1 आया है। अच्छा, डिफरेंट कौन सा एटम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 1 गो, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 गो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 8 आया है और यहाँ पर ऑक्सीजन आया है 16। ये डिफरेंट एटम का थोड़ा हम लोग रेशियो निकाले तो यहाँ से लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। नाउ यहां से लिखेंगे रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स।
तो डिफरेंट एटम्स कौन कौन है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन है और दूसरा O2 है। तो यहाँ पे ले लेंगे एक ऑक्सीजन, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेंगे ऑक्सीजन और दूसरा ले लेंगे O2। तो यहाँ पर जब इसका अनुपात निकाला जाएगा तो एक 8 है और दूसरा 16 है। जब इसको काटिएगा सर तो यहाँ पर हो जाएगा 1:2। और 1:2 होता है, यह एक सिंपल रेशियो होता है, साधारण रेशियो होता है, एकदम आसान अनुपात होता है। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों को अगर परिभाषा लिखना होगा, गुणित समानुपात का नियम किसे कहा जाता है, तो आप लिखिएगा जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराता है तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं, इस भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक में जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, इनका परमाणु भार निकालने पर एक सिंपल रेशियो आता है, एक सरल अनुपात आता है, जिस नियम को गुणित समानुपात का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा एक बार और, जब भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराता है तब भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक में जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, इन परमाणु का जब परमाणु भार का अनुपात निकाला जाता है तो एक सिंपल अनुपात आता है, जिसको गुणित समानुपात का नियम कहा जाता है। तो अब बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कितने प्रकार के कंपाउंड बनाए, 2 प्रकार के। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज में लिख सकते थे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन reacts with each other to form two different compounds। इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके दो भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। चलिए सर थोड़ा हम सेकेंड एग्जांपल देखें इसमें का, देखिएगा एग्जांपल नंबर सेकेंड ले लीजिए। देखिए हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल, कार्बन और दूसरा ले लेते हैं ऑक्सीजन। कार्बन और दूसरा लेते हैं कौन से, ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराइएगा, मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो ये भी दो भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड बनाएगा। वह कंपाउंड कौन कौन होगा आइए देखते हैं। पहले वाले कंपाउंड का नाम होगा बाबू CO2, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग बोलेंगे, पहले लेते हैं CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। और दूसरा का जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ले देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बाबू कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड बना लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO। तो याद रखिएगा जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड बनाता है, जिसमें एक को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। अब इसमें देखिएगा दो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के एटम कौन है, एक O2 है और दूसरा OH। सेम एटम कौन है, कार्बन कार्बन। इसमें हम लोग जब इसका अनुपात निकालेंगे तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 अनुपात ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तो दो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 गुना 2, त्यास निकालेंगे 12 अनुपात 16 दूना 32। 4 के पहाड़ा में दोनों है, चार्ज काटेंगे तो 4 3 12 और चार्ज काटेंगे तो हो जाएगा 8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आया वह 3:8 आ गया। वहीं देख लीजिएगा कार्बन को हम ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन को अनुपात ले लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो इसका अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। तो 4 का पहाड़ा में दोनों है तो 4 काटेंगे तो 3 और 4 काटेंगे तो 4, 3:4 इसका रेशियो आ गया। तो 3:4 जब रेशियो आ गया तो में डिफरेंट सेम एटम कौन है, तो सेम एटम कार्बन कार्बन है। इसका अनुपात यहाँ पर 3 है, इसका भी अनुपात क्या है 3 है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एटम कौन है, तो डिफरेंट एटम एगो O2 है एगो O है। तो इसका अनुपात 8 आया है, एक अनुपात 4 आया है। यदि एक हम पहले लिख देते तो 4:8 हो जाता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाउ रेशियो ऑफ डिफरेंट
डिफरेंट एटम्स। तो डिफरेंट एटम्स कौन है? तो वो O है और दूसरा है सर जी O2। तो यहाँ पर O2 लेते हैं तो ऑक्सीजन का 4 है और O2 का यहाँ पर 8 है। जब इसका अनुपात निकालिएगा तो यह आ जाएगा 1:2। क्या आ गया? 1:2। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इस भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो एटम होते हैं उसका जो परमाणु भार का अनुपात होता है यह एक सिंपल अनुपात होता है, साधारण अनुपात होता है, जिसके गुणित समानुपात का नियम कहा जाता है। इसको हम लिख देंगे सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, यह भी 1:2 आए तो अगर हम सिंपल रेशियो बोल देंगे, सिंपल रेशियो, याद रखिएगा। तो यह अनुपात बताता है कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के किसी भी एलिमेंट को रिएक्शन कराइए तो दो भिन्न भिन्न प्रकार कंपाउंड बनाएगा और इन दो भिन्न भिन्न प्रकार कंपाउंड में जो भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट होंगे उनका परमाणु भार एक सिंपल अनुपात में होगा, जिसे गुणित समानुपात का नियम कहा जाएगा। इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दो भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड बनाता है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कार्बन reacts with oxygen to form two different compounds। इसका मतलब ये हो गया सर कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दो भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है और वह यौगिक कौन है? एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, देखिएगा एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। चलिए बाबू, जैसे ही हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो दो प्रकार कंपाउंड बनाए, उसी तरह से जब हम नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो जब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये देखिएगा कौन प्रकार कंपाउंड बनाएगा। पहले वाले कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला बाबू होता है N2। दूसरा का जो कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ओकरा बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको हम बोलेंगे NO। मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड एक पढ़ेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा NO हो जाता है। ठीक है, तीसरा का कंपाउंड क्या बनाएगा? तो तीसरा का कंपाउंड बनेगा नाइट्रोजन, देखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू N2O2, याद रखिएगा। देखिएगा चौथा कंपाउंड इसका बनेगा, इसको बक्सा बंद कर दीजिए। ठीक है, चौथा जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा नाइट्रोजन, अभी इधर नहीं हटेगा बेटा, देखा इसे। तो चौथा जो कंपाउंड बनेगा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग क्या करिएगा इसको कॉपी में उतार लीजिए, यहाँ पर जगह का अभाव इसलिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ देखिएगा बाबू जो कंपाउंड बनने जा रहा है चौथा कंपाउंड, उसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू N2O3। एक और कंपाउंड बनता है, क्या नाम है उसका? देखिएगा इसका नाम हो गया नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और एक और कंपाउंड इसमें बनेगा जिसका नाम होगा बाबू, जिसका नाम होगा नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो याद रखिएगा जब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तब 1 2 3 4 5 पांच प्रकार के अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, याद रखिएगा। अब वह कंपाउंड कौन कौन होते हैं? यह पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला N2O होता है। दूसरा का नाम है बाबू नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला NO होता है। तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला N2O2 होता है। चौथा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला N2O3 होता है।
पांचवा है आप लोग का नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा N2O4 होता है, याद रखिएगा बाबू। यहाँ पर जो पांच को फॉर्मूला बन करके रेडी हुआ, ये पांचों फॉर्मूला जो होता है, ये पांचों कंपाउंड जो होता है केमिकल कंपाउंड, ये पूरा तरह से जहर होता है, ये जहरीला होता है और इससे तरह तरह के जहरें बनाई जाती है और ये जहरीला गैस होता है। अगर इसका प्रभाव जो होता है मनुष्य के फेफड़े पर पड़े तो मनुष्य का जो होता है तत्काल ये कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो सकती है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सभी के हमेशा जहरीला गैस बनाता है। ये 5 प्रकार के जहरीला गैस बनाता है, मतलब कंपाउंड बनाता है, और ये पांचों हम लोग के लिए घातक होता है। ये 5 प्रकार के कंपाउंड बनाएगा तो देखिएगा जब भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन साथ अभिक्रिया करेगा ना N2O2 तो यह 2NO बनाता है। तो अगर कहीं NO लिखा हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ना NO को हम 2 बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम याद रखिएगा बाबू, NO में ना हम 2 से गुणा कर देंगे। क्यों? ताकि यह 2NO बने। सारा N2O ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, इसलिए NO में हम 2 से गुणा करेंगे ताकि 2NO बन जाए। इसीलिए इसमें थोड़ा देखिएगा जब इसका अनुपात निकाला जाएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन देखिएगा 2 गो है, तो एक नाइट्रोजन जो होता है एक परमाणु भार 14 होता है, तो 2 गो नाइट्रोजन है तो 14 गुना 2 लिख दिए। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है 16 होता है। जब इसका अनुपात निकालिएगा तो 14 दूना 28 हो गया, और यहाँ पर अनुपात कितना हो गया, 16 हो गया। जब इसको यहाँ पर NO का निकालिएगा तो नाइट्रोजन जो होता है इसका परमाणु भार होता है 14, 2 गो नाइट्रोजन है तो 14 दूना 28 हो गया। तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 14 अनुपात ऑक्सीजन कितना होता है 16, यहाँ पर पावर में 2 लिखिए गुना में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 14 दूना 28 और 16 दूना 32। इसको निकाल लेते हैं, N2 है O2 है, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है बाबू, नाइट्रोजन का परमाणु भार वह होता है 14। चूंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 को है तो 14 गुना 2 लिख देंगे। अनुपात ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वह होता है 16, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही 14 में 2 से गुना करिएगा तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 16 में 2 से गुना करिएगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ पे N2O3 है, मतलब नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह होता है 14, और 2 को है तो 2 लिख देंगे, अनुपात लिख देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है 16 होता है, 16 गुना 2 लिख देंगे। यहाँ पर 14 में 2 से जब गुना करिएगा तो 14 दूना 28 हो जाएगा, अनुपात 16 48 हो जाएगा। ये हो गया। जब N2O4 का जब अनुपात निकालिएगा तो नाइट्रोजन का परमाणु भार बाबू होता है 14, नाइट्रोजन 2 है तो 14 गुना 2 अनुपात ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है बाबू 16, और गुना में 4 लिख देते हैं, तो यहाँ पर गुना करने बाद 14 दूना 28 हो जाएगा, और 16 चौका यहाँ पर 64 हो जाएगा। जब इसका अनुपात आप निकालिएगा डिफरेंट एटम का, क्योंकि सब में N2 है, और जब सब में N2 है तो सब में अनुपात 28 28 28 28 28 है। तो ये गोणित समानुपात का नियम क्या कहलाता है? कहलाता है कि जब 2 गो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व या 2 से ज्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, इनमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, जब इनका परमाणु भार निकाला जाता है तो यह एक सिंपल अनुपात होते हैं जिसको गोणित समानुपात का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाउ मतलब होता है अब। यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब आप बोलते एक में बताइए ना डिफरेंट एटम्स इसमें कौन है, तो डिफरेंट एटम्स एक बताइए, यहाँ पर O है तो ये 16 लेते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन करिए, एक है बताइए 16 है अनुपात, दूसरा है 32, और तीसरा है बाबू 48, और चौथा है कितना 64। जब देखिएगा तो 16 के पहाड़ा में सारा का सारा नजर आ रहा है, तो 16 से अगर काटिएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 16 काटिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 16 काटिएगा तो 16 48 हो जाएगा, और इसको 16 काटिएगा तो 16 होगा 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब 5 भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड बनाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो एटम होते हैं उनका जब अनुपात निकाला जाता है तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यह एक सिंपल अनुपात में होता है जिसको गोणित समानुपात का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, तो इसको हम लिख देंगे सिंपल रेशियो, मतलब कि सरल अनुपात। तो ये आप लोग सीखे जिसको हम गोणित समानुपात का नियम कहेंगे। नेक्स्ट 2 को इसमें लॉ बच गया है, और यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा VBI बोर्ड में कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे कौन प्रकार कंपाउंड बनाता है, तब समझ में आएगा 2 3 4 5, तो आपको 5 टिक मार के आना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI पूछ लिया जाएगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे कौन कंपाउंड नहीं बनाता है, तो 5 कंपाउंड में जो कंपाउंड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वह नहीं बनाता है। आगे लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे कौन प्रकार कंपाउंड बनाता है, तो 2 प्रकार के। कहेगा कौन नहीं बनाता है, तो देख लीजिएगा
H2O, वो होता है H2O2। ये छोड़ करके जो देगा वो नहीं बनाता है। अभी एक और चीज आप लोग देखे थे कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दो प्रकार का कंपाउंड बनाता है, जिसको CO2 और दूसरे को बोलते हैं CO, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये छोड़कर कह देगा कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कौन सा कंपाउंड नहीं बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ करके जो ऑप्शन में रहेगा वो टिक मार के आ जाएगा। मतलब यहां से आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाएगा। गुणित समानुपात का नियम किसे कहेंगे, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 5 भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाला है। ठीक है, चलिए।